अगर इस खित्ते में जंग होती है तो इंडिया किस तरह टूटेगा? क्या चाइना के पास इतनी पावर है कि वो इंडिया को तोड़ सके? क्या यूएसए इंडिया की मदद को आएगा अगर इस खित्ते में जंग हुई? और अगर इंडिया टूटता है तो अंदाजे के मुताबिक 15 नए ममालिक जो हैं वो इसी इंडिया के अंदर से निकलेंगे और अपनी आज़ादी डिक्लेयर करेंगे। इंडिया की कैपेबिलिटीज़ चाइना से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वीक हैं, और अगर खित्ते में कोई डायरेक्ट जंग होती है मैसिव लेवल की, तो उसमें इंडिया वाकई में लूज़ करेगा और वो टुकड़ों में तकसीम होगा। ये सब जानने के लिए आप देखें ये वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान सलीम और आप देख रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस। 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि साइन हुई 30 ईयर्स ऑफ वॉर इन यूरोप। 30 साल की जंग हुई, 30 साल के दौरानिया की जंग हुई, सेक्टेरियन जंग हुई, मेनली होली रोमन एम्पायर जो कि जिसको जर्मनी कहते हैं आजकल के दौर में, उधर 30 साल की सेक्टेरियन वॉर लड़ी गई जो कि एक मेनली प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के ख़िलाफ़ थी, लेकिन ये एक हैब्सबर्ग ख़ानदान है उसके और एंटी हैब्सबर्ग जो लोग थे, जो ममालिक थे या जो भी ग्रुप्स थे, उनके दरमियान आपस में ये जंग लड़ी गई और 30 साल तक 8 मिलियन लोगों का जब कत्ल हुआ उसके बाद जाके ये ट्रीटी साइन हुई, जिसका मेन मकसद ये था, जिसके मेन एक जो प्रीमाइस था वो ये था कि चर्च को जो है वो हुकूमत से अलहदा किया जाए, मतलब सेकुलरिज्म की तरफ जाया जाए और सॉवरन रूलर की तरफ आया जाए कि मतलब एक ऐसा सॉवरन रूलर होगा जिसका इख्तियार स्टेट के ऊपर होगा, उसके लोगों के ऊपर होगा और उसके तमाम मामलात के ऊपर जिसका इख्तियार होगा वो सॉवरन रूलर होगा। और पोप को हटा दिया गया, मतलब सेक्टेरियन वायलेंस की वजह से जब 30 ईयर्स ऑफ वॉर ख़त्म हुई तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई। इसको ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है इसकी वजह से राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट आया, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, जो आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जो जगह जगह ममालिक बने हुए हैं, 200 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं। उसका ओरिजिन जो है, इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 से आया। उसके बाद ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर खित्ते में जब जंग होती है तो हमेशा जो एक लूज़ करने वाला मुल्क है वो टुकड़ों में तकसीम होता है। इस वक्त जो खित्ते में जंग जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है वो खित्ता है इंडो पैसिफिक रीजन का, जहाँ पे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान है। अगर हम देखें स्टैट्स के लिहाज से देखा जाए, अगर कंपैटिबिलिटी देखी जाए, अगर हम कैपेबिलिटीज़ को कंपेयर करें तो इस वक्त इंडिया की कैपेबिलिटीज़ चाइना से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वीक हैं, और अगर खित्ते में कोई डायरेक्ट जंग होती है मैसिव लेवल की तो उसमें इंडिया वाकई में लूज़ करेगा और वो टुकड़ों में तकसीम होगा। हिस्टोरिकल एविडेंस देने के लिए मैंने 1648 की बात की, अब मैं आपसे बात करता हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 से लेकर 1799 तक। उधर भी एक मोनार्की के ख़िलाफ़ जंग हुए, एक रिवॉल्ट हुआ और फिर वहाँ से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बूस्ट मिला कि लोगों ने रिलीजन को छोड़ के बल्कि एक नेशनलिज्म को, एक मुल्क को, पेट्रियाटिज़म को अपना एक मज़हब बनाया और वहाँ से नेशनलिज्म अरूज पर आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो लड़ेगी, जो कि जिसको कहा गया कि अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। उसमें 3 पावर्स, 6 पावर्स थी टोटल, 3 पावर एक साइड पे और 3 पावर एक साइड पे, जो कि मतलब जो इंतान पावर थी, ट्रिपल इंतान, वो बरतानिया थी, फ्रांस ऑब्वियसली, एंड देन रशिया भी उस साइड पे था। ये 3 मेन थी और दूसरी साइड पे जर्मनी था, इटली और ऑटोमन एम्पायर। वी ऑल नो जंग कौन हारा? जंग जो हारा वो जर्मनी, इटली और ऑटोमन एम्पायर जो थी, ये ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, ये 3 थे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, बाद में अमेरिका भी आ गया था। तो जंग हारे वो ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर और जर्मनी का जो एक अलायंस था, ये लोग जंग हार गए। जंग हारने के बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रो हंगरी भी टूटा, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर पूरी टूट गई और वो मुख्तलिफ मुल्कों में बट गई। ऑटोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ, वो भी जंग हारे थे, तो वो भी ऑटोमन एम्पायर भी पूरी टूट गई और वो मैंडेट में चली गई, मैंडेट कमीशन के अंदर चले गई। उसके तमाम इलाके जो थे, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस ने बाद में कंट्रोल किए, ठीक है। मुख्तलिफ किसी किस्म की ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो मशहूर है जर्मनी के ख़िलाफ़, जर्मनी भी अपना हिस्सा लूज़ किया था। अल्सेस और लोरेन जो कि फ्रेंच टेरिटरी थी, वो फ्रांस ने वापस ले ली जर्मनी से। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस है, ट्रीटी ऑफ लुजियाना है, स्काई पिकॉट एग्रीमेंट है, बेल्फोर डिक्लेरेशन है, बहुत ज़्यादा किस्म की ट्रीटी साइन हुई थी
जिससे मतलब मैसिव नंबर्स ऑफ ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके बाद जो हारने वाले ममालिक थे उनके जो इलाके थे उनको या तो आज़ादी दे के अलग मुल्क बनाया गया या वो किसी और कमीशन के अंडर दे दिए गए। तो ये हमें पता लगा पहला पॉइंट कि जो मुल्क हारता है वो टुकड़ों में बढ़ता है। सेकंड, वर्ल्ड वॉर टू हम देखते हैं कि जर्मनी एक साइड पे था, इटली एक साइड पे है, जापान एक साइड पे है और दूसरी साइड पे फिर बरतानिया, फ्रांस, रशिया और अमेरिका हैं। ठीक है, जंग कौन हारा? जर्मनी जंग हार गया, जर्मनी उसके जो अलाइज थे वो जंग हार गए। ठीक है, फिर जर्मनी टुकड़ों में बटा, जर्मनी के मेनली 4 टुकड़े हुए, एक जो था वो रशिया कंट्रोल कर रहा है, बाकी 3 हिस्से जो है वो बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका कंट्रोल कर रहे हैं। इवन के बर्लिन के भी टुकड़े हुए और उसके भी 4 हिस्से हुए, एक रशिया कंट्रोल करता था और बाकी जो है वो बरतानिया, फ्रांस और यूएसए। बर्लिन वॉल बड़ी मशहूर एक जिक्र है कि बर्लिन के अंदर, कैपिटल के अंदर एक दीवार थी, एक साइड पे रशियन इन्फ्लुएंस था, दूसरी साइड पे वेस्टर्न। और ये जो लोग जर्मनी में रहने वाले हैं, आप उनसे पूछें वो आपको बताएंगे कि कितनी एक हिस्टोरिकल जगह है वहाँ पे। अच्छा, ये टूटा था, ये भी जो जंग हारा वो टुकड़ों में बट गया। उसके बाद हम आते हैं कोल्ड वॉर पे। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो कोल्ड वॉर शुरू हुई, जो कि एक नज़रियात की जंग थी। इनडायरेक्ट जंग वहाँ पे नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जंग थी। 1989 में जब रशिया बुरी तरह अफगानिस्तान में पिटा और हारा, उसके बाद रशिया भी जो था वो इस जंग में, नज़रियात की जंग में हार गया। और ऑब्वियसली 1991 में फिर रशिया जो था वो उससे 15 स्टेट्स निकली, यानी 15 स्टेट्स में रशिया इस तरह टूटा कि ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकली उनको हैंडल नहीं कर सकता था, तो 15 स्टेट्स में रशिया टूट गया। एंड वी ऑल नो ये जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान एंड बेलारूस और यूक्रेन, तो ये सारी रशिया से निकली हैं, क्योंकि रशिया हार गया था वो एक जंग, इनडायरेक्ट जंग जो थी, और वो टूट गया। नाउ अब उसके बाद फिर अमेरिका सुपर पावर बना और अब खित्ते में जिस जगह पे जंग होने की जा रही है या पॉसिबिलिटी है कि वहाँ जंग होगी, वो खित्ता है ये इंडो पैसिफिक रीजन का खित्ता। ये इलाका है जहाँ पे इंडिया एक ओपोनेंट तो है, लेकिन बहुत कमज़ोर ओपोनेंट है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना और इंडिया के ख़िलाफ़ जो चाइना और इंडिया की आपस में जंग होगी, ऑब्वियसली यूएस बैक साइड पे खड़ा होगा इंडिया के, बट इंडिया के टूटने के चांसेस क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि एक तो उसकी वॉर कैपेबिलिटी बहुत लो है चाइना के लिहाज से, सेकेंडली उसके अंदर जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की आवाज़ें आती हैं, जो मैंने आपको बताया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट निकला था। अब वो क्या है? वो ये है कि आप देखें कि अगर ज़रा सा भी वीक जंग होती है, और इकोनॉमिकली तो इंडिया बहुत पुअर है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री है वो, इकोनॉमिकली तो वो संभाल ही नहीं सकता। तो अगर जंग होती है तो यू विल सी कि कश्मीर जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का पार्ट बनेगा। फिर उससे नीचे है पंजाब के अंदर खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, वो भी अपना मुल्क अलग बनाएंगे। फिर 7 सिस्टर स्टेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके में है इंडिया के, जो कि है मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और ये जो टोटल 7 स्टेट्स हैं, इनके अंदर अपनी एक मूवमेंट चल रही है इंडिया से अलग होने की। अगर इंडिया जंग हारता है, ऑब्वियसली वो इलाका तो कटेगा, सबसे पहले वही कटेगा, और ये 7 की 7 स्टेट्स आज़ाद होंगी इंडिया से। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज़ द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। अब साउथ के अंदर जो साउदर्न स्टेट्स हैं, ये 5 बड़ी स्टेट जो हैं, इसमें है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका है, तेलंगाना है, फिर है तमिलनाडु है, एंड देन केरला है इसके अंदर, और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। सो ये लोग जो है ये साउदर्न इंडिया है, और ये नॉर्दर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा इनकी शार्प डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, और फिर इनके इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, रेशियल डिफरेंसेस इनके अंदर हैं, मतलब, और वेरी वेल कल्चर, ये इनका कल्चर जो है वो नॉर्थ से बहुत ज़्यादा रिच है। ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं कहूँ साफ़ सुथरे लोग हैं, और इनके अंदर डाइवर्सिटी है, इनकी ज़बान बहुत डिफरेंट है नॉर्दर्न इंडिया से। और नॉर्दर्न इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन्फ्लुएंस है वो नॉर्दर्न इंडिया का है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न इंडिया का है, ठीक है। इसके ऊपर तो पूरी वीडियो बनेगी कि नॉर्दर्न साउदर्न डिवाइड क्या है इंडिया के अंदर। बट मैं आपको बताऊं कि ना, अगर इंडिया जंग की वजह से कमज़ोर पड़ता है, तो ये जो सदर्न पार्ट है, ये अपने बहुत, ये जो स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं 5 स्टेट, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही हैं कि अपना अलग देश बनाने की, जिसका नाम होगा देवेंद्रा नाडु देश। ये एक अलग देश है, इस ज़बान की बुनियाद पे इन्होंने कहा है, और ये अलग देश बनाने की बहुत पहले से मूवमेंट चल रही है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ इंडिया ये मूवमेंट चल रही है। और ये भी ज़ोर पकड़ेगी अगर इंडिया को जो है वो जंग में डिफीट होती है, या इंडिया किसी भी तौर पे कमज़ोर पड़ता है इस खित्ते के अंदर, ठीक है।
तो ये बात होगी इंडिया की। अब चाइना को मैं इसलिए नहीं कहता कि वो टूटेगा, क्योंकि हालांकि ज़्यादा चांसेस हैं चाइना के टूटने के, बट चाइना विल नॉट ब्रेक इनटू पीसेस बिकॉज ऑफ इट्स इकॉनमी। पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है और टाइट कंट्रोल है। टाइट कंट्रोल नेगेटिव बात है, लेकिन इकॉनमी में पैसा उसके पास इतना ज़्यादा है कि ही कैन ईजिली मैनेज दिस सिचुएशन। और पहली बात ये है कि जंग में वो हारेगा ही नहीं, अगर हारा तब ये बात है, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट वॉर। अच्छा, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, वो इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि अमेरिका के दोनों तरफ समंदर लगता है, तो उसको बॉर्डर टेरिटोरियल लिहाज से तो बहुत वो सेफ है। फिर अपने मुल्क के अंदर उन्होंने स्टेट्स को इतनी ऑटोनॉमी दी हुई है कि वो फेडरेशन वीक है। ऑटोनॉमी स्टेट्स के पास, जो उनके प्रोविंसेस हैं उनके पास पहले ही बहुत ज़्यादा है। सो देयर इज़ नो पॉइंट टू बी सेपरेट फ्रॉम दी फेडरल लेवल पे सेपरेट होने से कोई और पहले और सबसे मेन बात ये है, वो ये है कि सिविल वॉर के जो अमेरिका है उसने पहले ये लड़ाई देखी हुई है। सदर्न स्टेट उनसे अलग हुई हुई है और दोबारा उन्होंने उनका रीयूनियन किया हुआ है। सो इस वक्त अगर जंग होती है खित्ते में, इंडो पैसिफिक रीजन में, तो सबसे ज़्यादा टूटने का जो खतरा है वो इंडिया को है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।